नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से लेकर के आ चुके हैं साइंस के 80 ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपने आज का ये मात्र 80 क्वेश्चन क्लियर कर लिया और 80 में से मात्र आपको 85 क्वेश्चन याद करना है, 80 का 80 भी याद करने की जरूरत नहीं है। और अगर आज आपको याद होगा 50 क्वेश्चन तो आज कंफर्म हो जाएगा कि आपसे एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, क्योंकि ये पूरा एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आज हम 80 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो बिना देर किए ही चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज मैं बोलता हूं कि अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में ये जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए, यहाँ पे एक नंबर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल या फिर कांच या फिर पीतल या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए एक का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तब तक हम भी इंतजार करते हैं और आज जितना जल्दी हो सके ना, आज 80 क्वेश्चन को पूरा करेंगे। तो का जवाब आएगा जल्दी से बता दीजिए। तो आपका कमेंट यही आना चाहिए कि सर अगर इस ऑप्शन में मिट्टी रहता ना तो हम मिट्टी को टिक करते, क्योंकि ऑप्शन अगर बात करें तो मिट्टी भी आता है एक ऑप्शन में, जिससे हम लोग क्या करते हैं, लेंस नहीं बनाया जा सकता है। बट यहाँ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पीतल का उपयोग जो होता है ना, लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपको एक का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद कर लेना है और अभी इसी वक्त याद कर लो। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम की है? बताइए, 2, 1, 3 या फिर 4। क्वेश्चन को डायरेक्ट घुमाया गया है, बट आपको घूमने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बता दीजिए प्रकाश के अपवर्तन के कै गो नियम होता है। तब तक मैं कमेंट देखता हूं, जल्दी जल्दी बता दीजिए। सर यहाँ पे 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे फाइनली क्या बताया आप लोगों ने कि 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और ए इज द करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी आप लोग बोल दीजिए। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? कॉर्निया, रेटिना, पुतली या फिर आइरिस? जल्दी से बताइए क्या कहा जाएगा। हम लोग का जो प्रतिबिंब जैसे आंख पे बनता है, तो जो वहां पे प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बता दीजिए कहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग को एक चीज पता होगा कि हम जब किसी वस्तु को देखते हैं ना, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, उस वस्तु का प्रतिबिंब वो हमारे रेटिना पे बनता है। कहाँ पे बनता है जी? रेटिना पे बनता है। जल्दी से एक बार 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बता दीजिए और जोरों शोर के साथ अंत तक बने रहना है, सारे क्वेश्चन का जवाब जरूर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी करेक्ट याद कर ही लेना है। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर, साइन आर बटा साइन आई इंटू साइन आर या फिर साइन आर होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, इसके लिए इंतजार न कराओ, जल्दी जल्दी बता दीजिए। आज हमको पूरा 80 क्वेश्चन तक जाना है। क्या जवाब आएगा सर? क्या जवाब आएगा जी? सर यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़े हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम में दूसरे का जो कहता है ना कि आपतन कोण की दया और अपवर्तन कोण की दया का जो अनुपात होता है हमेशा नियतांक होता है, ये वाला प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम भी कहता है। और माध्यम का अपवर्तनांक का मान यहाँ पे आप याद कर लिए साइन आई बटा का साइन आर होता है। याद रहेगा सर का करेक्ट आंसर ऑप्शन है? जी सर, बिल्कुल हमको याद रहेगा। जल्दी से याद कर लीजिए। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो क्या जवाब दीजिएगा? एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है प्लस में, तो यह गोलीय दर्पण जो है कैसा होगा? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल या फिर इनमें से कोई नहीं। और 5 का करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ। और बताते बताते यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन सिखाऊंगा, पहले जवाब दीजिए। 5 का क्या जवाब दीजिएगा सर? 5 का क्या जवाब दीजिएगा? आपका कमेंट आ रहा है कि सर 5 का हो जाएगा उत्तल हो जाएगा। उत्तल दर्पण कैसे होगा मैं समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जब कभी भी, पहले उत्तल यहाँ पे करेक्ट आंसर देख लो कैसे। जब कभी भी प्लस में फोकस दूरी दिया रहे, जब कभी भी प्लस में फोकस दूरी दिया रहे, तो आप कहिएगा कि सर उत्तल हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ये सर याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर सिर्फ यहाँ माइनस लिख देगा तो आपका अवतल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ यहाँ प्लस हो गया ना जी, तो क्या बोल देंगे जी? सर उत्तल दर्पण हो जाएगा। इससे भी जल्दी जल्दी चलो,
इससे भी जल्दी जल्दी चलो। जी सर देख लीजिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? परावर्तन, विपवर्तन, अपवर्तन या फिर ध्रुवन? सोच करके बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग सोचिएगा तब तक यहाँ हम आंसर बता देंगे। सबसे पहले समझिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आप लोग समझते हो, जानते हो, बुझते हो कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। यानी अपने पथ से क्या हो जाता है, जैसे कि इसमें अगर वायु का वेग ज्यादा रहेगा तो ये इधर अभिलंब की ओर जाएगा, और इसमें कम रहेगा वायु का वेग इधर भागेगा। नहीं समझिएगा आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, आपका सब्जेक्टिव में बता देंगे, बट मोटा मोटी तौर पे समझ जाइए भाई साहब कि तालाब का जल गहरा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। और यहाँ पे आपको 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद कर लेना है। जल्दी से याद कर लीजिए, 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक दोनों या फिर शून्य। अभी 5 नंबर क्वेश्चन में आपको बताया ना कि अगर अवतल दर्पण रहेगा तो ऋणात्मक मारिएगा, उत्तल दर्पण रहेगा तो धनात्मक मारिएगा। क्या हो जाएगा 7 का करेक्ट आंसर? जल्दी से बता दीजिए भाई लोग, इंतजार है 7 का करेक्ट आंसर। सर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सर फटाफट कर दीजिए। जी सर फटाफट कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? जल्दी से बता दीजिए करेक्ट आंसर। आपको एक बार पढ़ाया गया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि आर के बीच संबंध क्या होता है, आपको पढ़ाए थे। एफ बराबर जो होता है भाई साहब आर बट्टा का 2 होता है। यहाँ पे एफ बराबर नहीं है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आर का मान निकालना है। जल्दी से आर का मान निकालिएगा तो ये इधर किसमें है भाई साहब, इधर बट्टा में, इधर चल जाएगा गुना में, यानी कि 2f बराबर का आर हो जाएगा। यानी कि सिंपल तरीका आर बराबर का 2f हो जाएगा। जल्दी से कमेंट में बता दीजिए आर बराबर 2f कहाँ पे लिखा गया है, तो आपका कमेंट आएगा सर आर बराबर 2f ऑप्शन बी है। जल्दी से ऑप्शन बी बोल दीजिए। जी सर जल्दी से ऑप्शन बी मैं बोल दिया। ऑप्शन बी सब लोग इसी तरीके से बताते रहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखने में लग रहा है ना सर बड़ा क्वेश्चन है, बट इसका आंसर देखो, इसका आंसर देखो कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना जी, तांबा, लोहा, चांदनी या फिर नाइक्रोम। ये क्वेश्चन को रिपीटेड क्वेश्चन मान लीजिए और आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। 2 क्वेश्चन आपको बताता हूं, एक बताता हूं टंगस्टन के बारे में, ठीक है ना, टंगस्टन के बारे में, दूसरा बताऊंगा नाइक्रोम के बारे में। यहाँ देख सकते हो टंगस्टन क्या होता है, जो लाल वाला बॉल होता है ना, लाल वाला बॉल देखे होंगे तो उसमें एक छोटा सा इस टाइप का देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे टाइप का बना रहता है। तो ये जो होता है ना टंगस्टन का लगल रहता है। और नाइक्रोम कहाँ पे यूज होता है, तो हीटर में नाइक्रोम लगल रहता है। याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, सब क्वेश्चन को भूल जाइएगा बट ये चीज याद रख लीजिएगा, ठीक है जी, याद रख लीजिएगा। और टंगस्टन वाला भी याद रख लीजिएगा, टंगस्टन वाला भी याद रख लीजिएगा। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल या फिर 2.4 गुने 10 का पावर 7 12 का पावर 7 जूल या फिर 3.66 गुने 10 का पावर 4 या फिर 4.8 गुना 10 का पावर 5 जूल। 10 का करेक्ट आंसर क्या बताइएगा, आप लोग बता दीजिए। आपको सोच समझ करके ही 10 का करेक्ट आंसर बताना है। जल्दी से 10 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। चलिएगा तो यहाँ पे आपका 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल हो जाएगा। 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल याद कर लीजिए। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि किलोवाट घंटा इकाई है ऊर्जा की शक्ति की विद्युत आवेश को या फिर विद्युत धारा के। और एक बात कान खुलकर सुन लो, एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछेगा, कहां से उठा करके क्वेश्चन पूछेगा, सब क्वेश्चन यहाँ पढ़ के जाओगे। बट शर्त एक याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं बट याद रखिएगा, अपने टैलेंट में दिमाग में घुसा लीजिएगा। किलोवाट घंटा क्या है भाई साहब, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। 11 का ए बता दीजिए, 11 का ए बता दीजिए, क्योंकि ऊर्जा का सही मात्रक किलोवाट घंटा भी होता है। और एक चीज कार्य का भी सही मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी सही मात्रक जूल होता है। ये भी याद रख लीजिएगा, ऊर्जा का भी सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का भी सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और अगर आपको यह भी पता चले कि सर हम तो पढ़े थे कि किलोवाट
जो होता है ना, वाट जो होता है शक्ति का होता है। अगर सीधा वाट रहता तो आप शक्ति मारते, लेकिन किलोवाट घंटा है तो आप ऊर्जा मारिएगा, ये कंफर्म याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, किलोवाट घंटा की इकाई, ये तो हो गया ना जी। अगला आपके एग्जाम में क्या पूछेगा कि विद्युत फ्यूज की विद्युत धारा किस सिद्धांत पर काम करता है, उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका तो करेक्ट आंसर मैं बता चुका हूं आप लोगों को, जल्दी से बता दीजिए। 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। आपका क्या कमेंट आएगा सर, क्या कमेंट आएगा? कमेंट सीधा सीधी आ रहा है कि सर चुंबकीय, उष्मीय हो जाएगा, उष्मीय हो जाएगा, चुंबकीय नहीं होगा, रासायनिक नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में कुछ अगर आंसर दूसरा बोला जाए तो सोचिएगा ना, बट आंसर सही सही बताऊंगा। याद रख लीजिएगा, आपको 12 का करेक्ट आंसर क्या याद कर लेना है, ऑप्शन ए याद कर लेना है। ए इज द करेक्ट आंसर, एक बार बोल दीजिए, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, ए बी दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बार बार अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इसको इंपॉर्टेंट कहे उतना कम है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जल्दी से 13 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो आप एक चीज याद कर लीजिएगा कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जो है भाई समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज और आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि विद्युत जो परिपथ होता है ना, हम लोग के घर में जो विद्युत धारा आता है उसमें किस क्रम का उपयोग किया जाता है, तो उसमें समांतर क्रम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, इसीलिए श्रेणी क्रम का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर प्लग कुंजी। बताओ, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को कौन मापता है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। और आई होप कि हमें पूरा आशा है कि आपको 14 का करेक्ट आंसर पता होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो भाई ध्यान से समझिएगा, विद्युत परिपथ में क्या होता है कि नहीं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, ठीक है ना जी, कि नहीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने के वाला जो यंत्र होता है ना भाई, वोल्ट मीटर होता है। ये आपको 100% याद होनी चाहिए। याद होगा तो होगा, होगा नहीं तो जल्दी याद कर लीजिए। ये करेक्ट आंसर याद कर लीजिएगा कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी मापता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है जी, जल्दी याद कर लीजिए। और आमीटर क्या होता है, तो विद्युत धारा को मापता है, ठीक है जी। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो गैल्वेनोमीटर होता है ना, धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, करंट है कि नहीं है, ये गैल्वेनोमीटर का काम है, ठीक है। प्लग कुंजी आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तापीय ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में या फिर स्थितिज ऊर्जा में। इससे जल्दी भी कराऊं क्या, आप कहिएगा नहीं सर बहुत फास्ट है, इसी तरीके से बताते रहिए। तो बताओ, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जल्दी से करेक्ट आंसर बता दीजिए आप लोग। आपका कमेंट क्या आ जाएगा, आपका कमेंट कुछ आए या फिर ना आए, बट यहाँ पे 15 का आपको करेक्ट आंसर क्या याद करना है भाई साहब, स्थितिज ऊर्जा याद कर लेना है, क्योंकि इधर से आया स्थितिज, इधर से आया स्थितिज, इधर से आया स्थितिज, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उधर आपका कंप्यूटर में नाम शो कर रहा है, इधर मोबाइल में शो कर रहा है, जिधर कहिएगा उधर से देख लेंगे। इधर से मन करेगा कमेंट इधर से देखो, उधर से मन करेगा उधर से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट जल्दी से आप कमेंट में बता दीजिए। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत चालक में कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन या फिर वायु या फिर निष्क्रिय गैस या फिर हाइड्रोजन। अब यहाँ पे फंस जाइएगा, हम बोल दिए ना, यहाँ पे आप लोग गलत जवाब दे दीजिएगा, बट ध्यान दीजिए और सही तरीका से बताने का प्रयास कीजिए। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, एग्जाम में बार बार पूछता है। अब मान के चलिए कोई आदमी क्या करेंगे, नाइट्रोजन भर देंगे, बट नाइट्रोजन यहाँ पे नहीं भरिएगा, निष्क्रिय गैस बोलिएगा। क्या बोलिएगा जी, निष्क्रिय गैस, जो किसी से अभिक्रिया ना करे। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, जैसे आर्गन हो गया, नियोन हो गया, ठीक है ना जी। तो इस तरीका से आपको क्या करना है, 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी याद कर लेना है। और ये भी अगर एग्जाम में पूछ देना कि सर क्यों भरा जाता है, क्यों भरा जाता है, क्योंकि वो निष्क्रिय होता है, किसी से जल्दी से अभिक्रिया नहीं करता है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, घोल का पीएच मान क्या हो सकता है। इसका आपको जवाब जो है ना सोचना नहीं पड़ेगा, देखो आंख बंद कर लो और सोच लो, जल्दी से बता दो। 7 से नीचे में कई गो है, 7 से नीचे में एक गो है, लेकिन 7 से ऊपर में कई गो है, देखो दो गो है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम आएंगे क्वेश्चन पे,
अब आएंगे क्वेश्चन में, क्या कहा जा रहा है कि नीला को लाल में कौन बदलता है, तो जिसका पीएच मान 2, किसका पीएच मान 2 होता है, अम्ल का पीएच मान 2 होता है। इसमें तो आपको टेंशन ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा पहले, क्वेश्चन से पहले आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन देखिएगा, जो डिफरेंस लगेगा वो आपको मार देना है, टिक कर देना है। याद रहेगा जी सर, बिल्कुल याद रहेगा, और अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। अम्ल क्या करता है, लिटमस लाल क्या करता है भाई साहब, नीला लिटमस को क्या कर देता है, लाल में बदल देता है, याद रखिएगा। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेंजीन का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, C6H6 C2H3 या फिर CH4 या फिर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। बेंजीन जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। चलिए 18 का करेक्ट आंसर बता दीजिए भाई साहब, इधर से भी बताइए और उधर से भी बताइए 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, सारे क्वेश्चन को याद कर लेनी है। अब भाई याद नहीं कीजिएगा तो पछताइएगा, क्योंकि एग्जाम में जाइएगा ना तो ऐसा ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भाई कमेंट क्या आ रहा है सर, यहाँ पे सर आ जाएगा आपका 18 का करेक्ट आंसर सर याद करा दीजिए सबको, 18 का करेक्ट आंसर सर यहाँ पे याद करा दीजिए, ऑप्शन है क्योंकि C6H6 हो जाएगा, ठीक है, C6H6 हो जाएगा। और जल्दी से आप भी याद कर लीजिए, आपका कमी था, इधर से बोले, थोड़ा देर से बोल रहे हो बट बोलो, देर से बोले कोई दिक्कत नहीं है, बट बोलो, उधर से बोलो, इधर से बोलो, किधर से भी आपको बोलना है तो बोलना है। चलिए अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है, एथेनॉल है, एथेनॉल है, एथिलीन है या फिर एथेनोइक अम्ल है। अब उस दिन हम बताए थे ना एल्कोहल का क्रियाशील मूलक, एल्कोहल का उस दिन चित्र बताया था ना, इस तरीके से आपको बताए थे अल्कोहल का, ऐसे बताए थे, ई वाला नहीं ये वाला, इस तरीके से बताए थे। तो बताइए एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ क्या जवाब दीजिएगा। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, C2H6 निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का या फिर इनमें से कोई नहीं। अब इसका जवाब बताने के लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब देखिएगा ध्यान से, एक होता है ना भाई, आपको बताए थे एल्केन, ठीक है ना, एल्केन, ध्यान दीजिएगा, आपको बताए थे एल्केन वाला, तो एल्केन वाला का सूत्र क्या बताए थे, CnH2n+2, ये बताए थे कि नहीं बताए थे, आप कहिएगा जी सर बिल्कुल बताए थे, बट ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर एक रखेंगे तो C एगो हो जाएगा, और 2 एकम 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, CH4 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो C2H 2 और 2 4, 4 2 6 हो जाएगा। देखो आया 2 नंबर पे, 2 को कार्बन वाला कितना आ गया भाई, 6 आ गया, यानी कि ये एल्कीन हो जाएगा। बाद बाकी ये सब काट दो, इस सबको काट दो, काट के हटा दो, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर याद कर लेना है भाई, करेक्ट आंसर याद कर लेना है ऑप्शन ए। और ये समझ में आता है कि ना आता है, कमेंट में लास्ट में बोल दीजिएगा, आपका कमेंट हम रोज पढ़ते कौन कितना कितना तरीके से जवाब दिया सब जानते हैं, बट ये चीज का अगर आपको नहीं समझ में आए लास्ट में बोल दीजिएगा, इसी एक तरीका से समझा दूंगा, ठीक है जी, ऑनलाइन हो के ऑफलाइन हो के कुछ भी बोल दीजिएगा भाई, आपका समझ में आ जाना चाहिए। लोहे की परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, 23, 26, 25 या फिर 24, जल्दी से करेक्ट आंसर बता दीजिए। 21 का क्या हो जाएगा, 21 का करेक्ट आंसर बताओ, 21 का हम आंसर नहीं बताएंगे, आप ही को बताना पड़ेगा। सर जल्दी से बता दीजिए, हम भी इंतजार में है, 21 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई इसी तरीके से जवाब देते रहिए और फटाफट फटाफट क्लियर करते रहिए। आपका कमेंट आया सर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी पे करेक्ट आंसर बता दीजिए, जी बिल्कुल सही है, और इसी तरीके से बताते रहो। और एग्जाम में जाइएगा ना, अगर हम बात करें ना 40 80 गो में से 40 को क्वेश्चन बनाना रहेगा ना, 80 गो में से 50 से 60 को क्वेश्चन बना देगा, ये मेरा फुल गारंटी है। पहले जाओ तो एग्जाम में जाओ तो सही, अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा स्टेशनरी स्टील लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते, स्टेनलेस स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील। जाइएगा ना घड़ी देखे होइएगा तो घड़ी के पीछे वाला जो होता है ना भाग, पीछे जो खुलता है उसको स्टेनलेस स्टील बोला जाता है, आप देखिएगा तो खूब चमकेगा, ठीक है। तो में लोहा और कार्बन के अलावा क्या रहता है, एल्युमिनियम एवं लेड, चांदी एवं निकेल और क्रोमियम या फिर मैग्नीज एवं क्रोमियम, जल्दी से बता दो यार, 22 का इंतजार मत कराओ, 22 का इंतजार मत कराओ, 22 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। सर 22 का इधर से बोलूंगा, सर 22 का इधर से बोलूंगा, निकेल और क्रोमियम होता है, आपने नहीं बताया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, जल्दी से करेक्ट एक बार बोल दीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, निकेल और क्रोमियम हो जाएगा, निकेल और क्रोमियम हो जाएगा। 22 का सी बोलो एक बार, जल्दी सी बोल दो, जल्दी सी बोल दो, आपके कमेंट को हाइड होने नहीं दूंगा, बट बोलिए जल्दी से, ध्यान दीजिएगा भाई। अगला क्वेश्चन पीतल क्या है,
धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या फिर उपधातु है। याद कीजिए उस दिन हम सब्जेक्टिव पढ़ाए थे, उस समय बताए थे आपको, उस समय बताए थे, जल्दी से बता दीजिए 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 23 का आपको याद नहीं रहता है बट हमको याद रहता है जी, ये ध्यान दीजिएगा। उस दिन हम बताए थे कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, जिसमें बोले थे ना कि जिसमें दो या दो से अधिक धातु आपस में मिलता है और मिल करके क्या बनाता है, मिश्र धातु का निर्माण करता है। तो उसके जैसे में हम लिखवाए थे आपको कांसा और एक पीतल लिखवाए थे। पीतल क्या हो जाएगा भाई, मिश्र धातु हो जाएगा। पीतल क्या हो जाएगा, मिश्र धातु हो जाएगा। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सर जल्दी जल्दी बताइए। जी सर जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इससे कितना जल्दी बताऊं, इससे कितना जल्दी बताऊं। निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है, CuO H2SO4NaO या फिर सही है, बता दीजिए भाई। इसमें क्या सोचना है, इसमें क्या देखना है, सारा ऑप्शन है। हमको तो दिख रहा है कि ये उल्टा पुल्टा है बट एक ऑप्शन हमको दिख रहा है CH2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको अम्लों का राजा बोला जाता है भाई साहब। याद कर लीजिए, आपको ऑप्शन बी याद करने की जरूरत है और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। याद रहेगा जी सर, बिल्कुल याद रहेगा। अभी हमें तो समुद्र तक जाना है, नदी भी मिला नहीं है। जल्दी याद कीजिए निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, ये कंफर्म कर लो आपके एग्जाम में। लो यहाँ पे कंफर्म कर दिया आपके पटना जा करके लिख दूंगा क्वेश्चन पेपर में। जाइएगा क्वेश्चन पलटिएगा, आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। जल्दी से बता दीजिए। हल्दी हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज हो जाएगा, फिर फेनोक्सिलाथीन हो जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ भाई, 25 का बताओ। जी सर हम जानते हैं हल्दी हो जाएगा। प्राकृतिक सूचक आपसे पूछ देगा भाई, हल्दी हो जाएगा। प्राकृतिक सूचक क्या भाई हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा। अब आपको ये चीज हमेशा याद होनी चाहिए। और सूचक क्या होता है, जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी हल्दी अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शा देगा। एक बच्चे का हमें बता दीजिएगा हल्दी अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है कि नहीं। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, एल्केन देता है, एथेन देता है, एथीन देता है या फिर एथाइन देता है। कैल्शियम कार्बाइड पर आप देखे हो ना, कार्बाइड समझते हो ना, जो फल को पकाता है, जिसमें से क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा निकलता है ना, गर्मी पैदा करता है। तो बताइए जब वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धुआं जैसा निकलता है ना, क्या चीज बनाता है, क्या चीज बनाता है। 27 का बता दीजिए करेक्ट आंसर। सर जी 27 का बताऊंगा, 27 का बताऊंगा, डी बताऊंगा, डी बताऊंगा। जल्दी बता दीजिए 27 का डी, जल्दी बता दीजिए। जी सर एथाइन हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। 27 का डी हो जाएगा एथाइन, 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 एथाइन। जल्दी याद कर लीजिए भाई साहब, याद कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर भाई साहब, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन डी हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी देखो भाई, अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ, ये तो भाई हो गया ना। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अरे यार देखिएगा ध्यान से। 28 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3 या फिर 4। इसका जवाब मैं नहीं बोलूंगा, इसका जवाब मैं नहीं बोलूंगा, आपको खुद देना पड़ेगा। उस दिन हम बताए थे, सब पढ़ा रहे थे ओजोन परत के बारे में। जल्दी से कमेंट में बताओ, मेरे पास टाइम कम है और आपके पास भी समय कम है, क्योंकि आपको और सारा भी देखना है ना। जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। जी सर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। चलिए भाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 को परमाणु O3 होता है। ऑक्सीजन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, पारा है, कैल्शियम है, लिथियम है, सोडियम है। देखो भाई इस क्वेश्चन में तो डाउट होना नहीं चाहिए, इस क्वेश्चन में डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं, पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। बार बार रिपीट करवाते रहते हैं कि भाई सब कुछ याद ना करना, बट एक क्वेश्चन याद कर लेना, एक क्वेश्चन याद कर लेना। क्या याद कर लेना कि कमरे के तापक्रम पर, ठीक है, कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में बहने वाली, अगर आपसे पूछ दे बहने वाली धातु तो पारा हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे बहने वाली धातु पूछ देगा ना तो पारा, चाहे मरकरी बोल दीजिएगा। अधातु पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, अधातु पूछेगा तो क्या दीजिए बताइएगा भाई। तो अधातु अगर आपसे पूछे तो जल्दी बताओ कमेंट में, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ब्रोमीन, जल्दी बताओ ब्रोमीन। जी सर Br हो जाएगा, यानी कि ब्रोमीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन बोल दीजिएगा, जी सर बोल देंगे। और धातु पूछेगा तो पारा बोल दीजिएगा, मरकरी बोल दीजिएगा। इतना झंझट क्लियर हुआ, इतना झंझट क्लियर हो जाना चाहिए। और अभी इसी वक्त कंफर्म कर लो, यहाँ आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक लड़ेगा। एग्जाम में अगला क्वेश्चन पूछेगा, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। उस दिन हम आपको रटवाए थे ना, मेथ, एथ, प्रोप, बट, पेंट, हेक्सेप्ट, ऑक्टेट, डुडेक, कंडेक्ट, ये सब रटवाए थे। अभी हम बोल रहे तो आपको लग रहा होगा कि सर आपको कितना याद है। अरे भाई याद कुछ नहीं है, आपको भी याद करा देंगे, ऐसे आप भी बोलिएगा। बट यहाँ पे भाई ध्यान देने वाली बात है। तो बताइए जल्दी से, सबसे पहले कौन आता है आपके, सर सबसे पहले मेथ आता है। मेथ में एल्केन जोड़ेंगे, मेथिल
मीथेन आ जाएगा, एथेन आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा, ब्यूटेन आ जाएगा, हेक्सेन आ जाएगा, हेप्टेन आ जाएगा। तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन आपसे सुनना चाहूंगा, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए सर। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए भाई, 30 का करेक्ट आंसर आपने ऑप्शन ए बताया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इसी तरीका से तुम इसी तरीके से जवाब देते रहो, ऐसा जवाब आपका रहेगा ना भाई, तो एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर छूटेगा ना, तो उसका कारण है कि हम ए भरे थे, क्वेश्चन आंसर में जाके ऑब्जेक्टिव भरा गया गलती से बी, ऐसा होगा। ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी 1-2 मतलब कि क्वेश्चन हो जाएगा, बट कोशिश ये कीजिएगा कि एक भी गलती ना होके और वो मार्कशीट में सही तरीके से ही भरे। और आपको घबराना नहीं है, बस याद रखना है हमसे बड़ा कोई नहीं, एक ही याद रखना है, हमसे बड़ा हमारे रूम में कोई नहीं है। और अपने आप में घमंड भी कर लेना है। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, बताओ इसमें कौन जो है क्षारीय ऑक्साइड है, कौन आपको लग रहा है कि नहीं ये क्षारीय है, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है भाई साहब मात्र आधा घंटा बचा है और इसमें 80 क्वेश्चन कराएंगे, जल्दी बता दीजिए। तो 31 का आपका कमेंट आ रहा है कि सर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, एक क्षारीय ऑक्साइड होता है, क्षारीय ऑक्साइड होता है ये भाई। रट लो, अभी रट लो, यहीं रट लो, यहीं पे याद करके जाओ, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिएगा ध्यान से, कहा जा रहा है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा लिखा दिया गया था, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, प्लाइड या फिर रिचार्ड ने। जल्दी से 33 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। 33 का क्या हो जाएगा भाई साहब, 33 का क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा क्या? जी सर, रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन याद कर लो, याद करने का माने याद करो, ना माने ना याद करो, एग्जाम में ना आएगा, एग्जाम में ना आएगा, बट याद करने का मन है तो याद कर लीजिए, क्योंकि टैलेंट अगर रहेगा, नॉलेज रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि न्यूक्लियस शब्द ये 2021 में पूछा था, 2021 में पूछा था। अब 2026 में आने का बहुत कम संभावना है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, ग्लूकोज या फिर प्रोटीन या फिर स्टार्च या फिर फैटी एसिड, ये भाई रट लो। अभी एक चीज आपको बताया ना कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उसमें पेड़ पौधे में जल का वहन जाइलम करता है, भोजन का वहन जो करता है फ्लोएम करता है। उसी तरीके से बताओ कि पौधों में जो भोजन होता है वो किस रूप में जमा होता है, जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए, जल्दी से। अगर ना याद है तब भी सी कमेंट में बताओ, सी हो जाएगा 34 का, जल्दी सी बताओ। आपको समय भी तो नहीं दे रहा हूँ, इतना जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आपको समय भी कमेंट करने का नहीं दे रहा हूँ, बट दूंगा समय, आगे चल के दूंगा, जल्दी से बता दीजिए। आपका कमेंट आ ही गया आखिरकार कि सर स्टार्च हो जाएगा, क्योंकि बहुत मतलब कि जो पौधे होते हैं ना, तो पौधे में जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। 34 का सी हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलो भाई, अगला देखिएगा, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी, रॉबर्टसन, ब्राउन, डार्विन या फिर रॉबर्ट हुक, जो बता दीजिए जल्दी से। द माइक्रोग्राफिया जो है किसके द्वारा लिखा गया है, इस क्वेश्चन का जवाब तो पता नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब ये सोशल साइंस के जैसा साइंस में के पढ़ेगा, बट आज पढ़ लीजिए भाई साहब, आज पढ़ लीजिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको जी, आपको ऑप्शन डी याद कर लेना है। और जल्दी से 35 का करेक्ट आंसर आप लोग एक बार बता दीजिए। सर डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, जल्दी से बता दो यार, यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ, आपके इंतजार में, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। जी सर, करेक्ट हो गया। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिएगा ध्यान से, प्रसिद्ध पुस्तक, ये तो भाई हो गया ना माइक्रोफिया, ठीक है। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, अनुवांशिक कोशिका विज्ञान, साइकोडेनिक्स या फिर ऊतक विज्ञान, बता दीजिए। जैसे होमोसेपियंस अगर बात करें तो यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे कि पशु और पौधों के बारे में अगर हम पढ़ना चाहेंगे आगे चल के, बीए के क्या उसको बोला जाता है भाई साहब, इंटर के बाद वाला ये सब सिस्टम आ जाता है, ठीक है। ऑनर्स में जाइएगा, बीएससी कीजिएगा, उसके बाद में आप सबको पता चल जाएगा, किसी एक सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है। जैसे डॉक्टर देखो ना, एकदम इंसान के बारे में पढ़ेगा तो इंसान का, अगर कुत्ता के बारे में पढ़ेगा तो उसी का डॉक्टर हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना, मोटा मोटी तौर पे समझो, हमको जल्दी जल्दी समझाना है। तो उसी तरीके से पौधों और पशुओं की कोशिकाओं में जो है ना वैज्ञानिक अध्ययन का नाम क्या कहलाता है, जल्दी से 36 का करेक्ट आंसर बताओ। और 36 का कमेंट क्या आना चाहिए, सर 36 का एक ही बताइए, कोशिका विज्ञान। 36 का बता दीजिए कोशिका विज्ञान, एक बार आप लोग कोशिका विज्ञान बता दीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ जाए आगे। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर अभी इसी वक्त। और आपको इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा। मानव हृदय
घिरा होता है। पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से या फिर प्लाज्मा से। मानव का जो हृदय है, हम लोगों का जो हृदय है वो किससे घिरा हुआ है, ये अगर आपको याद नहीं है तो कैसे जानिएगा, कैसे अपना हृदय का रक्षा कीजिएगा, जल्दी बता दीजिए। मानव का जो हृदय है किससे घिरा हुआ रहता है। 37 का क्या जवाब आना चाहिए। इसमें बताओ जाइलम इसमें क्या काम करेगा जी, जाइलम हमारे शरीर में क्या करेगा, फ्लोएम क्या करेगा, प्लाज्मा। यहाँ पे देखिए ये भी नहीं हो जाएगा, आपका एक हो जाएगा पेरिकार्डियम से। क्या होता है भाई साहब, पेरिकार्डियम से होता है। और आपको 37 का करेक्ट आंसर एक बार मेरे लिए ऑप्शन ए बोलना है, जल्दी से बोल दीजिए। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। इसी तरीके से बताते चलिए, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि बीजांग की ओर पराग नलिकाएं की वृद्धि का कारण क्या होता है। हाइड्रोट्रोपिक्स, मेट्रोट्रोपिक्स, गुरुत्वाकर्षण एनर्जी, प्रोटोट्रोपिक्स। भाई इस क्वेश्चन को तो याद कीजिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। इसका आंसर अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका आंसर बोले तो ऑप्शन भी हो जाएगा, केमोट्रोपिज्म हो जाएगा, बट आपको ध्यान देना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन को इग्नोर करो। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन को देखो। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। RBC बता दीजिए जल्दी से कि जो RBC होता है ना जी, अरे भाई यहाँ पे तो WBC ना, श्वेत वाला है, श्वेत वाला है, WBC है, WBC। अरे भाई यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी बता दीजिए श्वेत रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है मनुष्य के शरीर में। 39 का क्या आएगा भाई साहब, 39 का जल्दी बता दीजिए सर। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जल्दी से करेक्ट आंसर बता दीजिए कि सर 12 से लेकर के 20 दिन। क्या हो जाएगा भाई साहब, 12 से लेकर के 20 दिन हो जाएगा। 12 से लेकर 20 दिन श्वेत रक्त कणिकाएं। और अगर वही आपका रहता RBC तब क्या कहते, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जल्दी बताइए RBC रहता तो क्या जवाब देते। बट अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई साहब, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। यकृत से, मुख्य गुहा से, अमाशय से या फिर छोटी आंत से। 40 नंबर क्वेश्चन बहुत दमदार है। जल्दी से 40 का बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, जल्दी से बता दीजिए भाई, कमेंट में आपका इंतजार कर रहा हूं मैं। अरे भाई जी बिल्कुल करेक्ट बताया आपने, यकृत हो जाएगा, क्योंकि पित्तरस जो होता है यकृत से स्रावित होता है। 40 का एक बार ये बोलिएगा जी, जल्दी से 40 का ये बोल दीजिए। अरे भाई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, पक्षी में, मक्खी में, मनुष्य में या फिर कोई नहीं। 41 का जवाब दीजिएगा, ये आप समझिए। 41 का जवाब दीजिएगा, आप समझिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करवा चुका हूँ। अब कितना देर लगाइएगा भाई साहब। 41 का सर कमेंट आ रहा है, 41 का सर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा तो हो जाएगा, बी हो जाएगा। रट लो रट लो रट लो रट लो, मक्खी हो जाएगा, मक्खी मक्खी मक्खी। ठीक है ना जी, किसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ये आप अभी इसी वक्त याद कीजिए, जल्दी याद कीजिए, जल्दी याद कीजिए, समय देता हूं भाई। लेकिन मेरे को तो 80 क्वेश्चन जाना है ना भाई, 80 क्वेश्चन जाना है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह होता है, पीलिया होता है, एनीमिया होता है या फिर डायरिया होता है। ये क्वेश्चन याद रखो। और एक ये याद रखो कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, ये भी रट लो। और हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है भाई, तो हीमोग्लोबिन की कमी से, अब उधर ताकूंगा, उधर आपका कमेंट आएगा कि सर मधुमेह होता है। कमेंट आना भी चाहिए, मधुमेह मधुमेह मधुमेह। चलिए भाई, हीमोग्लोबिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, मधुमेह हो जाएगा। आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन याद कर लेना है। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से लिख दीजिए भाई। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, कोलन है, अपेंडिक्स है, सिक्कम है, रेक्टम है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सा है, जल्दी से आज रख लीजिएगा। और आज रख लीजिएगा भाई, कल तक याद रहना चाहिए। 43 का करेक्ट आंसर भाई साहब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ देगा कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग, ठीक है ना जी, याद रखिए अवशेषी अंग, अपेंडिक्स हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा। आपको करेक्ट आंसर 43 का ऑप्शन भी याद कर लेना है। और इसी फॉर्मेट से, इसी तरीका से, इसी जब वजह से आप लोग जो है ना, आपके एग्जाम में 1 नंबर नहीं छूटेगा। क्योंकि भाई सब क्वेश्चन तो यहाँ रट रहे हैं ना, तो बचेगा कौन भाई, एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा। पहले 44 का जवाब दो। निम्नांकित में से कि एंजाइम का काम क्या है, वसा
का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, या फिर इनमें से सभी? बताओ एंजाइम का क्या काम होता है, जल्दी से बताओ। 44 का करेक्ट आंसर बता दीजिए कि एंजाइम का काम क्या होता है। तब तक देखता हूं, और थोड़ा सा भी तो समय लो ना भाई, जल्दी से बताओ ना जी, जल्दी से बताओ भाई। 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो भाई एंजाइम का जो काम होता है ना जी, आपका कमेंट आ तो रहा है बट देखिए ध्यान दीजिएगा, तो जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम वो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। एक बार ऑप्शन सी रख लीजिए। और आपको हम एक भी बताए थे ना कि इस पर, जैसे कि आपको पाचक एंजाइम का क्या काम है ये भी आपको बताया जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन क्या होता है? बड़े बड़े गुलिकाओं के रूप में जाता है, तो उसे तोड़ने का काम कौन करता है भाई? पितरस करता है ना, तब उसके बाद में क्या करता है? एंजाइम उस पर काम करता है। ये सब चीज पढ़े हो ना। और प्रोटीन में बदलता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन का पाचन दे भाई। देखिए, मुख्य गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पचता है? प्रोटीन पचता है, कार्बोहाइड्रेट पचता है, या फिर वसा पचता है, या फिर न्यूक्लिक अम्ल पचता है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है और इसे याद नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी पर भी ध्यान देना है। कहीं अगर आपको 12th में बायोलॉजी लेने का मन किया तो इसीलिए आप लोग जो है बायोलॉजी भी पढ़िए। 10th में अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव में बायोलॉजी ना भी पढ़िएगा तो चल जाएगा, बट यहाँ पे आपको भाई 12th के लिए तो इंतजार कर रहा है ना, सब्जेक्टिव लिए बायोलॉजी तो पढ़ना पड़ेगा। जल्दी से 45 का करेक्ट आंसर बता दीजिए भाई। कमेंट आएगा कि मुख्य गुहा के आहार नाल में जो अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कार्बोहाइड्रेट का मतलब कि पचता है कार्बोहाइड्रेट। 45 का एक बार ऑप्शन अपना मन से भी बता दीजिए भाई, कार्बोहाइड्रेट बता दीजिए अबे इसी वक्त, और यहाँ बताइए सर ऑप्शन भी इज द करेक्ट आंसर। और मिलजुल कर इसी तरीका से बढ़ाते रहिए। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? WBC, लसिका, RBC या फिर कोई नहीं? अब ई क्वेश्चन का जवाब हमसे पूछिएगा जी, हमसे पूछिएगा। आप पिएगा नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? इसीलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? बताइए जी। 46 का सर, 46 का हम जानते हैं कि RBC हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बोल देना है एक बार। ऑक्सीजन का वाहक RBC करता है, RBC करता है भाई, RBC करता है। और हीमोग्लोबिन के कारण, अब एक चीज, हाँ एक भी चीज आपको बता देते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई जल्दी जल्दी, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन? बताइए, रियोक्सिन, एस्ट्रोजेन या फिर प्रोटोस्टेरोन या फिर इंसुलिन? रक्त में शर्करा का स्तर जो है नियंत्रित कौन करता है? रक्त में शर्करा का नियंत्रित कौन करता है? ये चीज आपको कंफर्म याद होना चाहिए, जल्दी से बता दीजिएगा भाई। रक्त में शर्करा का स्तर को नियंत्रित कौन करता है? 47 का जवाब दीजिएगा सर, इंसुलिन दीजिएगा जी सर, इंसुलिन दीजिएगा, इंसुलिन दीजिएगा भाई, इंसुलिन ही दीजिएगा। और आपको जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी याद कर लेना है। एक बार जल्दी से बोल दीजिए 47 का करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। और इसी जोर के साथ अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? रक्त कोशिका है, मांसपेशियां है, मतलब कि तंत्रिका कोशिका है, या फिर दिल की कोशिका है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका बताओ भाई। 48 का करेक्ट आंसर का जवाब दीजिएगा भाई। जल्दी से आप लोग बोलिएगा, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। जल्दी से 48 का सी बोलो भाई, 48 का सी बोलो, तंत्रिका कोशिका, जल्दी बोल दीजिए जी सर। एक बार में बोल दिए, दो बार बोल दिए नहीं, तीन तीन बार, चार चार बार बोल दिए, और इसी तरीका से बोलते रहिए भाई। यहाँ पे फाइनल आपका 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जल्दी से देख लो भाई, ज्यादा तो समय लगेगा नहीं, जो समय लगना था लग गया। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? अगर मैं एक बोलूंगा तो आप बोलने दीजिएगा, नहीं बोलने दीजिएगा। तीन को बोलूंगा बोलने दीजिएगा, नहीं बोलने दीजिएगा। चारों को नहीं बोलने दीजिएगा। तो कितना बोलने दीजिएगा सर? 2 बोलने देंगे। 2 बोलिए जल्दी से, जल्दी से 2 बोलिए ना जी। जी सर, यहाँ पे आपको भी याद कर लेना है। 49 का करेक्ट आंसर, आपको ऑप्शन भी याद कर लेना है। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नहीं भाई, पूछ देगा, और पूछेगा भी ऐसा क्वेश्चन। बताओ, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, यू भी होता है, यू बटा भी होता है, यू प्लस भी होता है, या फिर यू भी होता है? जल्दी बताओ, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? 50 के लिए मैं वेट करूंगा, और जल्दी से बता दीजिए। अब एक चीज आपको बताएंगे कि अवतल लेंस का आवर्धन जो होगा भाई, भी बट्टा का यू हो जाएगा। ये पहले याद कर लो, और उतर रहता तो माइनस लगा देते।
याद रहेगा जी, अवतल लेंस का आवर्धन भी बट्टा का यू पहले भी तब बाद में यू, यू पहले बाद में भी वाला सिस्टम ना, पहले भी तब में यू, ठीक है, पहले भी तब यू, याद कर लो अवतल लेंस का आवर्धन हो जाएगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कहा जाएगा दर्पण सूत्र है, लो दर्पण सूत्र लिख लो, 1/u प्लस 1/v बराबर का 1/f, ये आपको याद होनी चाहिए, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। और जल्दी से याद कर लीजिए 51 का, आपको 51 का ये याद कर लेना है ना जी, 51 का क्या याद करना है भाई साहब, ये बोल दीजिए, ये जाकर के पढ़ लीजिएगा, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा, ठीक है, इसी तरीके से होगा, ठीक है। अगला है कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आज मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगा, आज मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगा और ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा। देखिएगा ध्यान से, एक होता है औपसारी, ठीक है, औपसारी होता है, औपसारी होता है, और दूसरा होता है अभिसारी। भ बाद में आया कि प बाद में आया, आप कहिएगा सर प पहले आएगा, पहले आ जाएगा, और यहाँ पे भाई साहब भ बाद में आ जाएगा। अब एक चीज देखिएगा, अ पहले आता है कि उ पहले आता है, तो अ पहले आता है, ठीक है जी, पहले आता है, उ कति में आता है, बाद में आता है, बाद वाला को बाद वाला से मिला दो, पहले वाला को पहले वाला से मिला दो, ट्रिक समझ लो। यानी उत्तल पूछेगा तो आप लोग अभिसारी बोलिएगा, अगर अवतल पूछेगा तो आप लोग बोलिएगा अपसारी, याद रहेगा, अवतल अ आएगा पहले, यहाँ प पहले आएगा, यहाँ पे उ आएगा बाद में, यहाँ पे भ आएगा बाद में। तो जल्दी से बताओ 53 का हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर, 53 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भ बाद में तो उ बाद में। चलो भाई, अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, आभासी, वास्तविक आभासी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ भाई, जल्दी, टाइम कम है, ज्यादा बताना है। तो आप सबका कमेंट आ रहा है कि सर हम पढ़े थे कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, मतलब काल्पनिक बनता है। यहाँ पे 54 का करेक्ट आंसर, आपको ऑप्शन बी याद कर लेना है, और एक बार जल्दी से बोल दीजिए बी इज द करेक्ट आंसर। अगर सेम टू सेम यही अगर आपके पास रहता क्वेश्चन अवतल दर्पण पूछता तो अवतल दर्पण में आप बोल देते सर वास्तविक बनेगा, बट यहाँ उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में आभासी बनता है, याद रख लीजिएगा। आभासी सीधा छोटा, ये सब पढ़ने, मतलब कि आभासी सीधा छोटा, अवतल में क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलिए भाई, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, एक या फिर दो या फिर तीन या फिर चार। और जल्दी जल्दी भी बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करूंगा, बट पूरा क्वेश्चन भाई क्लियर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, 55 का बताइए आप लोग। तो प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं भाई साहब, आप लोग का कमेंट आया कि ना आया, जी सर आ गया, जी सर, जी सर जी, आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और देख रहे हो ना क्वेश्चन का लेवल 0 से एकदम हीरो तक ले जा रहे हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन भी पूछ रहे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। याद कर लीजिएगा, प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और अगर आपसे ये भी पूछ दे कि प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं, तो प्राथमिक रंग भी याद कर लीजिएगा, 3 गो होता है, ठीक है, जैसे प्राथमिक रंग 3 गो होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। डायनेमो प्रवर्तित करता है विद्युत को यांत्रिक में, या फिर यांत्रिक को विद्युत में, या फिर रासायनिक को विद्युत में, या फिर विद्युत को रासायनिक में। ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, मान लीजिए कि पूछ दिया, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, डायनेमो क्या करता है। डायनेमो सुने हो जी, डायनेमो सुने हो, आप कहिएगा जी सर हम सुने हैं डायनेमो। तो डायमोने क्या करता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को जो है ना विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पवन चक्की जानते हो, पवन चक्की जो होता है ना, चलता है हवा से, हवा जो यांत्रिक होता है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, उसको कन्वर्ट विद्युत में करता है, उससे बॉल भी चलता है, उससे मोटर चलता है, मतलब कि समझ रहे हो ना, बहुत सारा चीज विद्युत का काम चलता है। तो ये क्या करता है, डायनेमो होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, याद कर लीजिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, बताइए इलेक्ट्रॉन पर इसमें से कितना आवेश होगा। 1.6 गुणे 10 का पावर कितना होता है। आप कहिएगा सर 18 सर, ऑप्शन में सब गलत दिख रहा है। जी सर जी, ऑप्शन में पूरा गलत है, ऑप्शन में पूरा गलत है, इसमें तो कोई चीज दिखिए नहीं रहा है, माइनस वाला सिस्टम में नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश होता है, इसको छोड़ दीजिए। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। खिलौना सेल का उपयोग होता है, सूखा सेल, डेनियल सेल, सौर सेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। खिलौने सेल का उपयोग कहाँ पर होता है, ये बताओ। और ये भाई मोटा मोटी अगर बात करें ना, तो ये आपके 12th से क्वेश्चन उठाया गया, 10th में इतना हार्ड जो है ना नहीं पूछता है, बट
अगर बात करें तो भाई आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछे तभी भी, स्लो क्वेश्चन पूछे तभी भी, फास्ट क्वेश्चन पूछे तभी भी आपको याद अगर रहेगा ना जी, सूखा सेल याद रहेगा और आपको याद भी कर लेना है। 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, जल्दी से बता दीजिए। आप लोग का कमेंट है ना जी सर, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिए। पहले तो आपको ऑप्शन ए काट दूंगा, ऑप्शन डी काट दूंगा, बी और सी में से बोलो, क्योंकि यही लेकर यही आप लोग फंसिएगा कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। 59 का जवाब दीजिए, 59 का जवाब दीजिए। तो एक ही चीज आपको कमेंट आ रहा है कि सर ऊर्जा हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोला जाता है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और कार्य करने की दर को शक्ति बोला जाता है। ये भी आपको कंफर्म तरीका से याद होनी चाहिए। याद नहीं है तो अभी याद कर लो। और ऊर्जा कैसे ही मात्रक जूल होता है, ये भी याद कर लीजिएगा। कंफ्यूज नहीं होना है तो नहीं होना है। 10 क्वेश्चन और है, 10-15 क्वेश्चन जल्दी क्लियर कर लो, ठीक है ना जी। आपका 80 बोले है ना, 20 क्वेश्चन। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? काला होता है, पीला होता है, हरा होता है, या फिर श्वेत होता है? इसको आप काम का करो, वीडियो रुका करके देख लो और इसे जल्दी से जल्दी याद कर लो। ये आपके एग्जाम में पूछेगा। बाद में रोदेन होने वाला काम नहीं कीजिएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? जल्दी से बता दीजिए। आपको अगर पता है तो, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से भाई क्या बताइएगा? 61 का, जल्दी से बताओ 61 का करेक्ट आंसर क्या जवाब दीजिएगा? सर सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या हो जाएगा? आपका कमेंट आ रहा है कि सर हम एक बार पढ़े थे, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत हो जाएगा। क्या सच में हो जाएगा? जल्दी से आप लोग हाँ ना बोल दीजिए। क्या हो जाएगा सच में? मतलब कि श्वेत हो जाएगा? इसका आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो श्वेत हो जाएगा, बट आप लोग क्या कहिएगा जल्दी से बता दीजिएगा श्वेत का, ठीक है जी। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा जल्दी से बता दीजिए। अब यहाँ पे हम आ गए कितना नंबर पे? 62 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, 9 होता है, 4 होता है, 10 होता है। हम बोले ना, आपको ये भी पता होगा ना कि 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा 14 तक क्षारीय। इसमें आपको देखना ही नहीं है, डिफरेंस देखो ना जी। डिफरेंस क्या है? आंख बंद करो, डिफरेंस देखो। 4 है, 7 से कम एक है, लेकिन 7 से ज्यादा वाला दो है। ये अम्ल का पीएच मान क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा जी सर, बिल्कुल 4 हो जाएगा। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, गंधक की परमाणु संख्या क्या है? 14, 15, 16, 17। देखो, गंधक का परमाणु संख्या, सोडियम का परमाणु संख्या, और एक चीज लोहा का, ठीक है। यानी कि Fe का परमाणु संख्या 26 होता है। उसके बाद Na का परमाणु संख्या जो होता है ना, सोडियम का परमाणु संख्या आपका हो जाएगा 11 होता है। और उसके बाद एक गंधक का परमाणु संख्या। ये 3 क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, 3 क्वेश्चन याद होगा, एक पूछ देगा एग्जाम में। सारे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ध्यान दीजिएगा कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ से एक नंबर फिक्स, यहाँ से एक नंबर फिक्स हो गया। जाके अपने एग्जाम में लिख लीजिएगा और इसी क्वेश्चन को पहले ढूंढ लीजिएगा। धातु के मतलब कि क्या है? अधातु के ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं जी, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, ठीक है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ठीक है। और अगर वही आपसे पूछ दे धातु के ऑक्साइड क्या हो जाएगा, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। 66 का एक बार बी बोल दीजिए जी सर। 66 का बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। और अधातु के ऑक्साइड भाई आपसे अम्लीय बोल दीजिएगा, अधातु के क्षारीय बोल दीजिएगा। इतना समझ लीजिए। इसके बाद देखिए, कार्बन क्या है भाई साहब? धातु है, उपधातु है, अधातु है, उपधातु है, या फिर मिश्र धातु है? कार्बन क्या है जल्दी बताओ। 67 का तो बता देना चाहिए। 67 का करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। 67 का करेक्ट आंसर बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों का कमेंट क्या आएगा? सर 67 का कार्बन क्या है? जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताओ भाई। 67 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? क्या आएगा भाई साहब? तो आपका कमेंट आ रहा है कि सर हम पढ़े थे कार्बन जो है एक अधातु है, कार्बन जो है एक अधातु है। यहाँ पे आपका कमेंट में क्या आ जाएगा भाई साहब? ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो 67 का आपको क्या कर लेना है? फाइनली ऑप्शन बी याद कर लेना है, ठीक है जी। अगला आपके यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ठीक है जी। अगला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहा जाएगा क्या क्वेश्चन कहा जाएगा। अगला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहा जाएगा कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ये आपके एग्जाम में
फिक्स होगा कि ना होगा ये तो गारंटी नहीं है, बट आज याद कर लो, अभी यहीं पर याद करो कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, उस दिन बताया एल्केन्स होगा CnH2n प्लस में 2, इस फार्मूला पे जो होगा वो संतृप्त हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। और CnH2n इस फार्मूला पे हो जाएगा, और CnH2n माइनस का 2 ये दोनों फार्मूला पे हो जाएगा तो असंतृप्त हो जाएगा, और इस पे होगा तो संतृप्त हो जाएगा। जल्दी से बता दीजिए। ये वाला तो एक की जगह पे रख करके इस फार्मूला पे है, लेकिन ये वाला जो है आपका इस वाला फार्मूला पे आ जाएगा, दोनों में से किसी एक में। ये जानते हो कि नहीं जानते हो ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कहा जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है CH4 है, C6H6 है, C6H3 है, या फिर C2H3 हो जाएगा। 69 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा भाई साहब, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आपका कमेंट क्या आना चाहिए सर, क्या आना चाहिए, 61 का है ना जी, 61 का डी बोले ना जी, 61 का डी। चलिए, अरे भाई 69 नो है, 69 है, 69 69 69, अरे भाई 61 पे जा रहे थे, आपका कमेंट 61 का क्या आ रहा है जी, जल्दी से बता दीजिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, आपका कमेंट आएगा सर एरोमेटिक बेंजीन जो होता है ना, बेंजीन का हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में ये सब आ जाता है, बेंजीन जिसको बोला जाता है ना जी, तो इसी टाइप के आ जाता है एरोमेटिक में। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, कार्बन है, हीलियम है, चांदी है, हाइड्रोजन है। आपका कमेंट आएगा सर डी नहीं होगा। एक मिनट सर, डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, चांदी भी नहीं आएगा, अरियार डी नहीं आएगा, चांदी नहीं आएगा, कार्बन नहीं आएगा, लिथियम हीलियम आ जाएगा, हीलियम आ जाएगा। क्योंकि हीलियम जो होता है एक अक्रिय गैस है जो जल्दी से किसी भी गैस से क्रिया नहीं करता है। ये आपका 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी याद कर लेना है। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नांकित में कौन उप धातु है, CuNiSb या फिर SFA। जल्दी से 71 का करेक्ट आंसर बता दीजिए, कौन जो है यहाँ पे उप धातु है, निम्नांकित में कौन उप धातु है, जल्दी से भाई बता दो। और यहाँ पे 70 का करेक्ट आंसर, 71 का करेक्ट आंसर क्या बताइएगा जी, 71 का क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपका कमेंट आ रहा है कि सर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना जी, SB हो जाएगा, SB हो जाएगा, उप धातु हो जाएगा, SB हो जाएगा, ठीक है ना, SB हो जाएगा, याद कर लीजिए। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 और क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन होता है, जड़ में, पत्ती में, तना में, या फिर इनमें से सभी। 72 का करेक्ट आंसर बता दीजिए, पौधों में श्वसन कहाँ पर होता है भाई साहब, पौधों में श्वसन कहाँ पर होता है, आप लोग 72 का करेक्ट आंसर बताइए सर। 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्तियों में, ठीक है जी, पत्तियों में हो जाएगा, पत्तियों में हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और 72 का आपको ऑप्शन बी अभी इसी वक्त इसी टाइम पे याद कर लेना है, जल्दी से 72 का भी बोल दीजिए। अगला यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि निम्नांकित में स्वयंपोषी कौन है, हरे पौधे, मछली, कीट, या फिर अमीबा। स्वयंपोषी कौन है यही तो बताना है। 73 का करेक्ट आंसर बता दीजिए, स्वयंपोषी कौन है, क्या आ जाएगा भाई साहब, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 73 का जल्दी बताओ भाई, 73 का जल्दी बताइए। 73 का आपका क्या आ जाएगा भाई, 73 का करेक्ट आंसर आएगा हरे पौधे। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, स्वपोषी में होता है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना जी, और प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, या फिर मधुमेह। बताओ श्वसन तंत्र से संबंधित कौन इसमें बीमारी है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। आपका 74 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दीजिए भाई। यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर भाई, जल्दी क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो भाई मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था, इतना सोचा भी नहीं था। आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा निमोनिया। क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। और यही आपको करेक्ट आंसर याद कर लेना है, इधर भी देखो उधर भी देखो, सब बगल ऑप्शन भी है ना जी। तो अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड्रोजन है, ठीक है ना, एंड्रोजन है नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस, या फिर एंजाइम। चलिए भाई 74 का करेक्ट आंसर जल्दी से बता दीजिए, 74 का एंड्रोजन है। बस 2-4 क्वेश्चन और है, जल्दी से क्लियर कर लीजिए भाई। यहाँ पे 75 है ना जी, अरे यार 75 है, चलिए बताइए। तो 75 का करेक्ट आंसर तो भाई हो जाएगा एंड्रोजन नर हार्मोन हो जाएगा हमारा। ध्यान किधर है भाई, ध्यान किधर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये हो जाएगा नर हार्मोन, ठीक है। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एंड्रिल द्वारा, या फिर ब्रिसन द्वारा। जल्दी से करेक्ट आंसर बता दो। 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका कमेंट आ रहा है सर एंड्रीनल द्वारा हो जाएगा, क्योंकि रुधिर चाप जो है ना, रुधिर जो चाप है वो
एड्रिनल द्वारा नियंत्रित होता है। आपको 76 का क्या याद करना है, ऑप्शन सी याद कर लेना है। ये हो जाएगा सी। सर अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक लिंगी पादप हार्मोन का उदाहरण है, पपीता, सरसों, उड़हुल या फिर मटर। बताओ एक लिंगी पादप हार्मोन का उदाहरण क्या हो जाएगा। 77 का करेक्ट आंसर बता दीजिए आप लोग। तो आप कहिएगा कि सर एक लिंगी अगर हमसे पूछे ना, अगर एक लिंगी हमसे पूछे तो हम ये डायरेक्ट जवाब देंगे पपीता। क्या हो जाएगा भाई, पपीता हो जाएगा। 77 का एक बार ये बोलिए तो जल्दी से 77 का ये बोलिए। जी सर 77 का ये हो जाएगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि निम्न में कौन मानव मतलब कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डिंबवाहिनी। बताओ कौन इसमें जो है मादा जनन का भाग नहीं है। आपका कमेंट क्या आएगा जल्दी से बता दो भाई। 78 का करेक्ट आंसर, आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए और आएगा, आता रहेगा कि सर शुक्रवाहिका हो जाएगा, शुक्रवाहिका हो जाएगा। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जल्दी जल्दी फटाफट देख लीजिए। कहा जाएगा द्विखंडन होता है प्रामेशियम में, अमीबा में, लेमेशियम में या फिर इनमें से सभी। द्विखंडन किसमें होता है, उस दिन आपको बताया था ना द्विखंडन। द्विखंडन में क्या होता है भाई, एक में से दो को कन्वर्ट होता है। और एक सब्जेक्टिव आपको बता रहा हूँ, द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर बताने के लिए अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो जल्दी से बता दीजिएगा, जा करके रख लीजिए। और द्विखंडन किसमें होता है, 79 का करेक्ट आंसर बता दो भाई। तो आपका कमेंट आएगा सर इनमें से सभी हो जाएगा। आप लोग अमीबा मत बताइए, आप लोग सब कुछ बताइए। एक बार पहले भी हम आपको ये क्वेश्चन करा चुके हैं, पैरामीशियम में, अमीबा में, लेमिनिशियम में होता है, सब में होता है, लेमिनिशियम में होता है। ठीक है जी। अगला आपके एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेस्टोस्टेरोन स्वायत्त होता है वृषण से, वृक्क से, अंडाशय से या फिर थायराइड ग्रंथि से। 80 का जल्दी से करेक्ट आंसर बता दो। 80 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन जो है ना भाई स्रावित होता है। क्या आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन का जवाब, आप लोग बता दीजिए। सर एस्ट्रोएस्ट्रोजन जो होता है ना वो वृक्क से स्रावित होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आपको फाइनली 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन याद कर लेना होगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगा। और कल भी जैसे हमने सोशल साइंस का क्लास लिया था, आज भी साइंस का ठान लिया था कि 80 क्वेश्चन आपको बता करके रहूंगा। और कल से कम समय में आज 80 क्वेश्चन बताया। कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।